1918 के आखिर तक वर्ल्ड वॉर वन हार चुका जर्मनी अभी भी अपनी हार एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। सेंट्रल पावर यानी कि ऑटोमन एम्पायर जर्मनी और ऑस्ट्रो हंगेरी एम्पायर को हराने के लिए ईस्टर्न और वेस्टर्न कंट्रीज यानी कि यूएस, यूके, जापान, फ्रांस, इटली और बाकी के एशियाई देशों ने एक दूसरे के साथ जो अलायंस बनाया था उसके सामने सेंट्रल पावर्स का टिकना मुश्किल हो रहा था। 11 नवंबर 1918 जर्मनी ने अपनी हार एक्सेप्ट कर ली और सरेंडर कर दिया। खून से भरी एक दास्तान लिखकर इतिहास ने अपनी दर्द भरी किताब बंद कर दी, मगर इंसान की किताब में ये युद्ध अभी तक खत्म नहीं हुआ था। 28 जून 1919 पेरिस के हॉल ऑफ मिरर में यूएस, यूके, फ्रांस और इटली के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट एक कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और जर्मनी के सिग्नेचर के साथ एक बिल पास होता है। ट्रीटी ऑफ वर्साई यानी कि जर्मनी और बाकी के अलाइज देशों के बीच में हुआ एक एग्रीमेंट जिसमें पीस, बॉर्डर्स, रेफ्यूजी और ऐसे कई सारे मुद्दों को लेकर कुछ पॉलिसीज बनाई गई थी। इसे ट्रीटी ऑफ पीस भी कहा जाता है क्योंकि इसका मेन मोटिव ये था कि इसके आगे दुनिया को वर्ल्ड वॉर वन जैसे नरसंहार और पैंडेमिक का सामना न करना पड़े। मगर जर्मनी इस एग्रीमेंट से खुश नहीं था क्योंकि इस एग्रीमेंट में वर्ल्ड वॉर वन के लिए सिर्फ जर्मनी को ही ब्लेम किया गया और उस पे ऐसे कई सारे चार्जेस लगाए जिसके वजह से पूरा जर्मनी पॉवर्टी में डूब गया। मगर डोमिनेटिव और बिग फोर कहलाने वाले इन देशों के सामने जर्मनी की कुछ नहीं चली। जर्मनी ने सरेंडर तो कर दिया लेकिन इंसान के भेष में एक शैतान वहां पे जन्म ले चुका था, एडोल्फ हिटलर। अब आप ये सोचोगे कि ट्रीटी ऑफ वर्साई, एडोल्फ हिटलर, वर्ल्ड वॉर वन, इन सब का इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट से क्या लेना देना। हम जब भी कोई वेब सीरीज देखते हैं या फिर किसी मूवी का सीक्वल देखते हैं तो उस मूवी में या फिर उस वेब सीरीज में अभी क्या चल रहा है ये समझने के लिए हमें उस वेब सीरीज का या फिर उस मूवी का प्रीवियस पार्ट पता होना जरूरी होता है। और बिल्कुल वैसे ही हमारा इतिहास है क्योंकि आज जो भी चल रहा है वो समझने के लिए हमारा पास्ट में झांकना बहुत जरूरी होता है। ट्रीटी ऑफ वर्साई ने वर्ल्ड वॉर वन को खत्म किया, एस्ट्रो हंगेरी और ऑटोमन एम्पायर को तोड़ दिया। जर्मनी पे ऐसे कई सारे चार्जेस लगाए जिससे उभरना जर्मनी को मुश्किल हो गया। इसी ट्रीटी ऑफ वर्साई को अपना वेपन बनाकर एडोल्फ हिटलर ने वर्ल्ड वॉर टू की शुरुआत की। वर्ल्ड वॉर टू के कारण यूनाइटेड नेशन का गठन हुआ और यूनाइटेड नेशन के समर्थन से इजराइल के साथ साथ मिडल ईस्ट में कई सारे राष्ट्रों का जन्म हुआ। इतिहास के ये अनचाहे पन्ने अरब, जूस और मिडल ईस्ट का भविष्य इतना बदल देंगे ये शायद किसी ने सोचा नहीं होगा। पैलेस्टाइन और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट समझने के लिए फिर एक बार हिस्ट्री में चलते हैं। वर्ल्ड वॉर वन में ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ सपोर्ट पाने के लिए ब्रिटेन कई सारे कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोमिसेस करता है। 1915 ब्रिटिश हाई कमिश्नर हेनरी मैकमोहन और मक्का के एमिर यानी कि हाई मिलिट्री ऑफिशियल हुसैन बिन अली के बीच में कुछ लेटर्स एक्सचेंज होते हैं जिसमें ब्रिटिश ये प्रॉमिस करते हैं कि ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट आप यानी कि अरब हमें सपोर्ट करेंगे तो जीत के बाद ब्रिटिश इंडिपेंडेंट अरब स्टेट बनाने के लिए अरबों को सपोर्ट करेंगे इंक्लूडिंग पैलेस्टाइन। हेनरी मैकमोहन और हुसैन बिन अली के बीच में जो प्रपोजल एक्सचेंज होता है उसे मैकमोहन हुसैन करस्पॉन्डेंस कहते हैं। मई 1916 ब्रिटिश डिप्लोमेट सर मार्क साइकस और फ्रेंच डिप्लोमेट फ्रैंकोइस जोजेस पिकोट के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसमें जीत के बाद मिडिल ईस्ट को ब्रिटिश, फ्रेंच और रशिया में डिवाइड करने का प्रॉमिस होता है जिसे साइकस पिकोट एग्रीमेंट कहते हैं। 1917 ये वर्ल्ड वॉर वन का वो दौर था जहां पे हर गवर्नमेंट किसी न किसी ग्रुप का या फिर किसी कम्युनिटी का सपोर्ट पाना चाहती थी। उसी वक्त जूइश कम्युनिटी पैलेस्टाइन में अपना एक होमलैंड चाहते थे, अपनी खुद की एक टेरिटरी बनाना चाहते थे। उसके लिए वो अपना एक आंदोलन चलाते हैं जिसे ज़ायोनिस्ट मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। पैलेस्टाइन इसलिए क्योंकि क्रिश्चियन, मुस्लिम और यहूदी कम्युनिटी का पवित्र धार्मिक स्थल यरूशलेम उस वक्त पैलेस्टाइन में आता था। आज यरूशलेम इजराइल के एडमिनिस्ट्रेशन में है और पैलेस्टाइन भी उसे अपनी टेरिटरी क्लेम करता है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगता है कि वर्ल्ड वॉर वन में जूइश कम्युनिटी का सपोर्ट उन्हें और स्ट्रांग बना देगा। तो ब्रिटिश जू कम्युनिटी के ज़ायोनिस्ट मूवमेंट का फायदा उठाते हैं और पैलेस्टाइन में जूइश कम्युनिटी के लिए इंडिपेंडेंट नेशन होम बनाने के लिए अपना सपोर्ट अनाउंस करते हैं। ब्रिटिश पॉलिटिशियन आर्थर जेम्स बाल्फोर और ज़ायोनिस्ट मूवमेंट लीडर लायोनिल वॉल्टर रॉथस्चाइल्ड के बीच में कुछ सीक्रेट पत्र व्यवहार होते हैं। इसे बाल्फोर डिक्लेरेशन कहते हैं जिसमें ब्रिटेन पैलेस्टाइन में जूस कम्युनिटी के लिए इंडिपेंडेंट होमलैंड बनाने के लिए अपना इंटरेस्ट और सपोर्ट शो करता है। बाल्फोर डिक्लेरेशन के चलते जू कम्युनिटी जो मिडिल ईस्ट में भी रहती थी उनका ब्रिटिशों को सपोर्ट मिलता है और इसी डिक्लेरेशन के चलते दुनिया भर के जूस पैलेस्टाइन में माइग्रेट होने लगते हैं। पैलेस्टाइन में अरब कम्युनिटी ज्यादा थी
तो शुरुआत में अरबों ने जूस के पैलेस्टाइन माइग्रेशन को इतना सीरियसली नहीं लिया, मगर धीरे धीरे पैलेस्टाइन में जूइश कम्युनिटी का माइग्रेशन बढ़ता गया। इन बिटवीन वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद मिडल ईस्ट और बाकी एशियन देशों में कई सारे जियोपॉलिटिकल चेंजेस और कई सारे दूसरे एग्रीमेंट्स भी हुए, जिसके कारण वर्ल्ड वॉर 1 में सपोर्ट पाने के लिए ब्रिटिशों ने जो प्रॉमिसेस किए थे वो पूरी तरह कंप्लीट नहीं हो पाए। एज अ पार्ट ऑफ पोस्ट वॉर सेटलमेंट, ऑटोमन एम्पायर के अंदर आने वाली टेरिटरीज अलग अलग कॉलोनिकल पावर्स यानी कि कम्युनिटीज में डिवाइड की गई। हमें हमारे इतिहास से ये तो जरूर पता है कि चाहे वो कोई भी चीज हो, ब्रिटिश अपना फायदा पहले देखते हैं। साइकस पिकोट एग्रीमेंट के चलते पैलेस्टाइन अब ब्रिटिशों के पास आया था, जहां पे अरब कम्युनिटी ज्यादा थी, और बाल्फोर डिक्लेरेशन के चलते ब्रिटिशों ने पैलेस्टाइन में नेशन होम फॉर जूज बनाने के लिए अपना सपोर्ट करना शुरू किया और जू कम्युनिटी के पैलेस्टाइन में इमिग्रेशन प्रोसेस के लिए भी मदद की। मगर इन सब के पीछे ब्रिटिशों का कुछ और भी मकसद था। जू नेशन होम को सपोर्ट करके और साइकस पिकोट एग्रीमेंट के चलते ब्रिटिश पैलेस्टाइन को अपने कंट्रोल में लेना चाहते थे। इसके अलावा ब्रिटिशों का मिडल ईस्ट में स्ट्रैटेजिकल और जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट भी था, जैसे कि पैलेस्टाइन का कंट्रोल ब्रिटिशों को मिडल ईस्ट में अपनी प्रेजेंस बनाए रखने में हेल्पफुल था, और सुएज कैनल जो आज भी एशिया और यूरोप के बीच में एक बहुत बड़ा ट्रेड रूट है, उसे कंट्रोल करना ब्रिटिशों के लिए आसान था। सुएज कैनल पे कंट्रोल उन्हें ब्रिटेन, इंडिया और आगे ईस्टर्न टेरिटरी को जोड़ने के लिए इंपॉर्टेंट था। मैकमोहन हुसैन करस्पॉन्डेंट जो ब्रिटिशों ने अरबों के साथ किया था और बाल्फोर डिक्लेरेशन जो जूस के साथ किया था, इन दोनों एग्रीमेंट में टेरिटरी को लेकर जो प्रॉमिसेस हुए थे वो दोनों प्रॉमिसेस एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट करते थे, और यहीं पे शुरू होता है इजराइल पैलेस्टाइन कन्फ्लिक्ट का पहला चैप्टर। पैलेस्टाइन में पहले से अरब मेजॉरिटी थी, तो अरब पैलेस्टाइन में जूस के नेशन होम बनाने के लिए अपोज करने लगे, और इसी के चलते दोनों कम्युनिटीज के बीच में टेंशन बढ़ने लगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ब्रिटिशों ने एक लीग ऑफ नेशन मैंडेट बनाया और उस मैंडेट के अंडर उस कन्फ्लिक्टिंग टेरिटरी पर अपनी गवर्नमेंट बिठाई। जुलाई 1922 लीग ऑफ नेशन काउंसिल और एक मैंडेट अप्रूव करती है जिसे ब्रिटिश मैंडेट कहते हैं। ब्रिटिश मैंडेट में कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं कि ये यानी कि ब्रिटिश मैंडेट जूस को पैलेस्टाइन में माइग्रेट और सेटल होने के लिए हेल्प करेगा, और साथ में नॉन जूस यानी कि अरबों के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करेगा। 1915 से 1922 तक पैलेस्टाइन में अरब पॉपुलेशन करीब 6,43,000, तो जू पॉपुलेशन लगभग 84,000 था, जो अरबों के पॉपुलेशन से कंपेयर किया जाए तो कई गुना कम था। और अरब यानी कि अरब मुस्लिम और अरब क्रिश्चियन, इन दोनों कम्युनिटीज का पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा था। 1920s के मिड तक यूनाइटेड स्टेट्स, पोलैंड और जर्मनी जैसे कई सारे देशों में एंटी जू सेंटिमेंट्स भड़कते हैं, और दुनिया भर से जू कम्युनिटी पैलेस्टाइन में माइग्रेट होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, जूस का पैलेस्टाइन में माइग्रेशन भी बढ़ता गया। अरबों के साथ साथ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन भी जूस के इस माइग्रेशन को बहुत ज्यादा और इलीगल बताती है। 1939 में ब्रिटिश गवर्नमेंट एक व्हाइट पेपर रिलीज करती है, जिसमें यह कहा जाता है कि 1939 से लेकर अगले 5 सालों तक जूस का इमिग्रेशन कोटा पर ईयर के लिए सिर्फ 75,000 होगा, और उसके बाद ये इमिग्रेशन पूरी तरीके से बंद होगा। जायनिस्ट मूवमेंट के लीडर्स जूस के इमिग्रेशन पे लगाए गए इस रिस्ट्रिक्शन का विरोध करते हैं, और ये कहते हैं कि 75,000 पर ईयर माइग्रेशन का ये कोटा बहुत कम है। इसके अलावा पैलेस्टाइन के 95% टेरिटरी पर जूस का लैंड खरीदना या फिर बेचना, इस पर रोक लगा दी जाती है। पैलेस्टाइन में जूइश कॉलोनीज का काउंट जहां पे पहले 47 से 50 हुआ करता था, अब वो बढ़कर 200 से ज्यादा हो चुका था, और जूइश पॉपुलेशन जो पहले सिर्फ 84,000 हुआ करता था, अब वो बढ़कर 4,67,000 तक बढ़ गया था। जूइश कम्युनिटी का लिटरेसी रेट भी ज्यादा था, और उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी तेजी से बढ़ रहे थे। हिब्रू लैंग्वेज भी पैलेस्टाइन में बड़े पैमाने पर बोली जाने लगी। जूइश कम्युनिटी के इस माइग्रेशन को पहले लाइटली लेने वाले अरब अब इस माइग्रेशन से खुद को अनसेफ फील कराने लगे। सितंबर 1939 दुनिया के इतिहास की और एक दर्द भरी कहानी शुरू होती है, जिसे हम वर्ल्ड वॉर 2 कहते हैं। इस वीडियो में हम वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में तो बात नहीं करेंगे, मगर जू कम्युनिटी का पैलेस्टाइन में माइग्रेशन और इजराइल का बनना, इसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन वर्ल्ड वॉर 2 से है। 1 सितंबर 1939
एडोल्फ हिटलर के लीडरशिप में नाजीज पोलैंड को इन्वेड करते हैं और फिर शुरू होता है हॉलोकास्ट। पोलैंड में इन्वेड करने के बाद पोलैंड में रहने वाले और दूसरे देशों से पोलैंड में लाए गए लगभग 3 मिलियन यानी कि 30 लाख जूस का जर्मन कत्ल कर देते हैं और इसी को कहते हैं हॉलोकास्ट। और इसी हॉलोकास्ट के चलते दुनिया भर के जूस का पैलेस्टाइन में माइग्रेशन बढ़ जाता है। ब्रिटिश पहले से ही जूस के पैलेस्टाइन में माइग्रेशन को इलीगल बता रही थी और इसी के कारण जूस और ब्रिटिशों में टेंशन बढ़ते गया और पैलेस्टाइन में कई सारी जूस मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस बनने लगी, जिसमें से एक थी लीही LEHI, जिनका मकसद होता है कि ब्रिटिश जिन्होंने पैलेस्टाइन में अपनी मनमानी चलाई रखी है उनके खिलाफ लड़ना और जूस का इंडिपेंडेंट नेशन होम बनाना, जो था इजराइल। इसी राइवली के चलते लीही लॉर्ड मोएन, जो एक एंग्लो आयरिश पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन थे, उनका 6 नवंबर 1944 को खून कर देते हैं। फिर 17 सितंबर 1948 को लीही और एक खून करती है, जो होता है यूनाइटेड नेशन के मीडिएटर फोल्क बेर्नाडोट का। बेर्नाडोट के इस मर्डर के बाद लीही को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होते होते बाकी की अरब कंट्रीज भी पैलेस्टाइन में अपना ज्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगी, जिसका फायदा पैलेस्टाइन में बसे अरबों को मिला और फिर पैलेस्टाइन में एक अरब लीग की शुरुआत होती है, जिसकी मांग होती है कि पैलेस्टाइन को एक अरब राष्ट्र घोषित करना। इसी के चलते अरब लीग ब्रिटिश और ज़ायनिस्ट प्रोडक्ट को बॉयकॉट करते हैं। 29 नवंबर 1947 यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में पैलेस्टाइन के पार्टीशन का एक रेजोल्यूशन पास होता है। प्रपोज पार्टीशन में पैलेस्टाइन को 3 हिस्सों में डिवाइड करने को कहा जाता है, जो होता है अरब स्टेट, जू स्टेट और यरूशलेम। सभी अरब देश पैलेस्टाइन के इस पार्टीशन का विरोध करते हैं, मगर जू नेशन होम की मांग करने वाले ज़ायोनिस्ट इस प्रपोजल का स्वागत करते हैं। पैलेस्टाइन को डिवाइड करने के प्रपोजल के बाद जूस का माइग्रेशन पैलेस्टाइन में और ज्यादा बढ़ते जाता है। अब पैलेस्टाइन को कंट्रोल करना ब्रिटिशों को डिफिकल्ट हो रहा था। पैलेस्टाइन को कंट्रोल करने वाला ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर 2 जीत तो गया था, मगर अपने आप में एग्जॉस्ट भी हो चुका था। भारत से विड्रॉ करने के लिए ब्रिटेन ऑलरेडी भारत से निगोशिएशन कर रहा था। फरवरी 1947 लंदन में एक कॉन्फ्रेंस होती है और ब्रिटेन पैलेस्टाइन से भी विड्रॉ करने के लिए एक प्रपोजल रखता है। फाइनेंशियली कमजोर हो चुका ब्रिटेन पैलेस्टाइन के इस प्रॉब्लम को यूनाइटेड नेशन को सौंप देता है। उसके बाद पैलेस्टाइन में टेरिटरी को लेकर अरब कम्युनिटी और जू कम्युनिटी के बीच में सिविल वॉर शुरू होता है। सिविल वॉर के चलते ब्रिटिश गवर्नमेंट मिडिल ईस्ट में कोलैप्स हो रही थी। 14 मई 1948 इजराइल को एक इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाता है और 15 मई 1948 को ब्रिटिश मैंडेट खत्म हो जाता है, मगर अरब पैलेस्टाइन के इस पार्टीशन को कभी एक्सेप्ट नहीं करते और तब से शुरू है ये इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट। इसी कॉन्फ्लिक्ट के चलते 1948 में होता है इजराइल पैलेस्टाइन वॉर, जिसकी आग कई दशकों बाद भी इन दोनों देशों को जला रही है। आखिर कौन है इसके पीछे? पैलेस्टाइन, इजराइल, हमास या फिर ब्रिटिश? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर लिखना। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। स्टे सेफ एंड जय हिंद।